नमस्ते। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पदार्थ जो होते हैं वो कितने प्रकार से परिवर्तन में रूपांतरित होते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि पदार्थ किन किन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किए गए हैं। तो हमने पढ़ा था उस वीडियो के अंदर कि पदार्थ दो मुख्य प्रकार से डिवाइड किए गए हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक अवस्था के आधार पर। आज हम इस वीडियो के अंदर छात्रों ये चीज जानेंगे कि पदार्थ जो होते हैं उनमें परिवर्तन मुख्य रूप से कितने प्रकार के हो सकते हैं। वैसे तो आप लोगों ने थंबनेल पढ़ लिया होगा, तो हम आज जिक्र इसी बात का करेंगे कि पदार्थों के अंदर मुख्य रूप से परिवर्तन जो होते हैं दोस्तों वो दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन के रूप में और दूसरा रासायनिक परिवर्तन के रूप में। हम जैसे कि जानते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर यानी कि पृथ्वी के चारों ओर का जो सघन वायु का आवरण होता है वही पर्यावरण है। हम अपने इस पर्यावरण में, एटमॉस्फेयर में, हम अपने अराउंड जितनी भी वस्तुएं देखते हैं दोस्तों वो सब किसी न किसी पदार्थ से बनकर मिलकर बनी होती है और उन पदार्थों के उनके छोटे कण, उनके अंदर परमाणु मौजूद होते हैं। तो दोस्तों हमारे इस पर्यावरण के अंदर कई प्रकार के पदार्थ हैं जिनमें कई प्रकार की गैसें भी हैं और वो गैसें दो प्रकार से डिवाइड हो रखी है। एक होती है सक्रिय गैसें। आप लोगों ने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि हमारे पर्यावरण के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से सक्रिय अवस्था में रहती है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू 0.03% होता है। अब यहाँ पर एक चीज ऑब्जेक्शन वाली है कि एनसीईआरटी बताता है कि 0.033% है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर दोस्तों अगर आपको जाननी है तो मैं आपको बता सकता हूँ यूजीसी पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो वैल्यू होता है वो फिक्स होता है 0.03%, ठीक है ना। लेकिन एनसीईआरटी ने 0.03% बता रखा है, वो भी सही है क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम के अंदर एनसीईआरटी बेस है। इसके बाद अगर अपन ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं दोस्तों तो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर होता है 0.21%, ठीक है। और तीसरी जो गैस सक्रिय गैस आती है वो है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की मात्रा हमारे एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाधिक होती है। नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%, ठीक है दोस्तों, 78%। ये नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। तो सक्रिय गैसों के अंदर सबसे ज्यादा जो परसेंटेज वेरी करती है वो नाइट्रोजन है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि अक्रिय गैसें यानी कि निष्क्रिय गैसें। देखो दोस्तों, निष्क्रिय गैसें वो गैसें होती है जो अपने तत्व के रूप में अपना अष्टक पूर्ण कर चुकी होती है, यानी कि उनके सभी इलेक्ट्रॉन्स सभी आटो कक्षाओं में, ऊर्जा कक्षाओं में भरे होते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं आर्गन की, हम बात कर सकते हैं आर्गन गैस की। आर्गन गैस है एक प्रकार की नोबल गैस है। इसके अलावा हम बात करें क्रिप्टॉन की, तो क्रिप्टॉन भी क्या है, नोबल गैस है। हम बात कर सकते हैं जीनोन की दोस्तों, तो जीनोन भी क्या है, एक प्रकार की नोबल गैस है। नोबल गैस से याद रखना दोस्तों कि नोबल गैसें वो गैसें होती हैं जिनका अष्टक पूर्ण होता है और ऐसे गैसों के तत्व के रूप में उनका जो संयोजकता होती है दोस्तों वो 0 होती है। तो यहाँ तक की उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं कि पदार्थों के अंदर जो परिवर्तन होते हैं दोस्तों वो दो प्रकार के देखे जा सकते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पदार्थों के अंदर जो उनके गुण बदलते हैं उन्हीं को अपन परिवर्तन कहते हैं। अगर पदार्थ अपने भौतिक गुणों को चेंज कर रहा है तो उसका मतलब है कि पदार्थ के अंदर भौतिक परिवर्तन हुआ है। अब भौतिक गुण कैसे, जैसे कि पदार्थ अपना रंग चेंज कर रहा है दोस्तों, जैसे कि पदार्थ अपनी आकृति चेंज कर रहा है, तो ये भौतिक गुणों के अंदर आता है। लेकिन पदार्थ के भौतिक परिवर्तन का एक सबसे बड़ा प्रॉपर्टी, एक विशेषता ये होती है कि पदार्थ अपनी कुछ समय के लिए वो एक नया प्रोडक्ट में जाएगा लेकिन वापस पुनः अपनी मूल अवस्था में लौट आएगा। तब तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ के अंदर जो परिवर्तन हुआ है दोस्तों वो भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल म्यूटेशन है। लेकिन अगर पदार्थ किसी ऐसी अवस्था में चला जाता है, वापस अपने पुनः अवस्था दूसरी पहले वाली अवस्था में लौट कर नहीं आता है, तो हम दोस्तों उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो के अंदर अंत तक बने रहना। मैं आपको यही बताने चाह रहा हूँ कि पदार्थ के अंदर जो परिवर्तन होते हैं वो किस प्रकार से चेंज होते हैं और कौन कौन से परिवर्तन किस प्रकार के पदार्थों के अंदर देखे जाते हैं। देखिए, हम अगर पदार्थ के भौतिक परिवर्तन की बात करें दोस्तों तो भौतिक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जो पदार्थ कुछ समय के लिए अपनी मूल अवस्था को छोड़ करके किसी दूसरी अवस्था में चला जाता है तो वो पदार्थ का परिवर्तन कौन सा होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। अर्थात आप कह सकते हैं, आप इस चीज को समझ सकते हो कि पदार्थ जो होते हैं कुछ समय के लिए
अल्पकालिक यानी कि थोड़े समय के लिए अपनी मूल अवस्था को छोड़कर किसी दूसरी अवस्था में लौट पहुंच जाते हैं, वो परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब इसके ढेर सारे एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे कि लोहे की कील। हमें ये जानकर हैरानी वाली बात है कि लोहे की कील भी चुंबक बन सकती क्या? तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लोहे की कील के अंदर चुंबकत्व का गुण आ सकता है। वो कौन सा परिवर्तन होगा? वो भौतिक परिवर्तन होगा। तो लोहे की कील को हम थोड़े समय के लिए चुंबक बना सकते हैं, वो भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना। क्योंकि भौतिक परिवर्तन के अंदर पदार्थ की जो भौतिक गुण है वही चेंज होते हैं, ठीक है ना। और पदार्थ कुछ समय के लिए एक नई अवस्था में चला जाता है, वापस पुनः अपनी मूल अवस्था में लौटकर आ जाता है। जैसे कि कागज है, अब कागज को अपन फाड़ सकते हैं, ठीक है ना, उसके 2 टुकड़े 4 टुकड़े भी हम कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम उसको वापस उसकी मूल अवस्था में ला सकते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम एक बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टांत की ओर जा रहे हैं, एक उदाहरण की ओर जा रहे हैं, जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम और छोटी क्लासों में पूछा जाता है, जैसे कि NH4Cl। दोस्तों NH4Cl, जैसे कि मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है NH4Cl, इसे हम नौसादर भी कह सकते हैं, इसे हम कपूर भी कह सकते हैं, और इसका रासायनिक जो नाम है दोस्तों वो अमोनियम क्लोराइड होता है। तो अमोनियम क्लोराइड की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब इसे हम गर्म करते हैं दोस्तों, जब हम इसे गर्म करेंगे तो ये द्रव अवस्था में नहीं जाएगा, ये ठोस अवस्था से सीधा कहां पहुंच जाएगा? गैसीय अवस्था में पहुंच जाएगा। और गैसीय अवस्था को जैसे हम थोड़ा ठंडा करेंगे तो ये वापस ठोस अवस्था में पहुंच जाएगा। इसी को हम कहते हैं पदार्थ का ऊर्ध्वपातन या भौतिक परिवर्तन। तो अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन का मतलब ये होता है कि अमोनियम क्लोराइड जो है गर्म करने पर यानी कि ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में पहुंच जाता है, जो कि एक अवस्था को मिस आउट करता है, और वो है उसकी द्रव अवस्था, ठीक है ना। और वापस थोड़ा ठंडा करने दे तो ये वापस गैस से सीधा कहाँ आ जाता है? ठोस में आ जाता है, यानी कि द्रव अवस्था में जाएगा नहीं। ठीक इसी प्रकार कई ढेर सारे उदाहरण है, जैसे बल्ब का दीप्त होना और बल्ब का वापस बंद हो जाना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। हम कपड़े को गीला करके धो करके उसकी सफाई करके उसको अगर धूप में सुखाते हैं तो दोस्तों वापस वो सूख जाता है, लेकिन अपन उसको गीला भी कर सकते हैं। तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि भौतिक परिवर्तन के अलावा रासायनिक परिवर्तन पदार्थों में किस प्रकार से हो सकते हैं। तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि किसी भी पदार्थ के अंदर यदि परिवर्तन के कारण उसके रासायनिक गुण बदल जाते हैं तो वो परिवर्तन कौन सा होता है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन होता है। मतलब दूध का दही बनना, अगर हम देखते हैं कि दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं और कई बार हमें मालूम भी होता है, क्योंकि हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है कि दूध को दही बनाने के लिए एक बैक्टीरिया यूज होता है जो कि प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है, और वो है लैक्टोबैसिलस। क्योंकि दूध के अंदर की जो शर्करा होती है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट होता है दूध के अंदर, वो लैक्टोज होता है। तो लैक्टोबैसिलस नाम का जो कीटाणु होता है, जो बैक्टीरिया होता है, वो दूध को दही बनाने में रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। तो दोस्तों दूध अगर दही बनता है तो ये एक प्रकार